हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो यहाँ पे लाया हूं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट संडे धमाका। और यहाँ पे करेंगे हम लोग संडे के मतलब मैराथन क्लास। और यहाँ पे मिलेगा आपको 100 सवाल, जिसमें साइंस का, सोशल का, मैथ का और हिंदी इंग्लिश व्याकरण यानी कि ग्रामर। ठीक है, तो आप अगर आए हैं तो दिल थाम के यहाँ पे 100 सवाल करके जाना है। ठीक है, थाम लीजिए, आधा घंटा टाइम दीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके अंदर एक विश्वास जगेगा कि यस 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 हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो रेडी? ओके, चलिए सवाल हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 बाय 1 करके आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहला सवाल है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1991 में, 1993 में, 1995 में, 1997 में। तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 में पारित हुआ। ठीक है, यानी कि इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखें। अगला सवाल यहाँ पे है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1963 में, 1964 में, 1971 में, 1972 में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुई थी 1871 में। ठीक है, 1871 में। अगला सवाल देखें। अगला सवाल बोलता है कि 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, 16वीं हुआ था या 17वीं हुआ था या 15वीं हुआ था या 14वीं हुआ था? 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो हुआ था 16वीं लोकसभा। कब हुआ था? 16वीं लोकसभा हुआ चुनाव था 2014 में और 17वीं लोकसभा हुआ था 2019 में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य नहीं थे। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे? पहले अगर याद है तो आप इजी से बना लेंगे। पर्यावरण का सुरक्षा करना, वन संपदा, वन की कटाई, वन जीव की सुरक्षा। तो पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य, चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य नहीं थे वो जो है वन की कटाई, ये नहीं थे। ठीक है, बाकी पर्यावरण की सुरक्षा भी था, वन संपदा था, वन जीव की सुरक्षा। एक और आता है मिल मजदूरों की, उसका कुछ इस तरह से कुछ एक ऑप्शन आता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे 3 ऑप्शन चाहिए, एक ऑप्शन गलत है, यानी कि आंसर का ऑप्शन सी होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, 5वां सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? मतलब किस वर्ष को वित्तीय वर्ष कहा जाता है? देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखिए, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 जून, 31 अप्रैल से 1 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो क्या इसका आंसर होगा? आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी, 1 अप्रैल। तो बस 1 अप्रैल से एक, तो अगला साल क्या होगा? 31 मार्च होगा, यानी कि आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है वित्तीय वर्ष कहा जाता है भारत को, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? 1988 में, 1989 में, 1990 में, 1991 में। तो जवाहर रोजगार योजना लागू की गई थी 1989 में, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 20 का सही हो गया, बिल्कुल। ओके, 1989 में जवाहर रोजगार योजना लागू की गई थी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या बोलता है। बोलता है कि वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? अमित शाह, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण। तो वर्तमान में अभी जो योजना आयोग के अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह मोदी, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। तो आपको याद रखना कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री जी होते हैं भारत के अध्यक्ष। तो सवाल अगर पूछा जाए, एक आपके लिए होमवर्क यहाँ पे देते हैं, भारत का सबसे पहला, ये होमवर्क आपको नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, भारत का पहला योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत का पहला योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नीचे कमेंट करेंगे। ओके, ये होमवर्क रहा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। एचआरडी को विस्तारित रूप से, मतलब एचआरडी का विस्तारित रूप बताइए, मतलब इसका फुल फॉर्म बताना है। ह्यूमन डिसिप्लिन रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च, ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो एचआरडी का फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1934, 1 अप्रैल 1953, 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1935। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 1 अप्रैल 1935, है ना? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। कब लगाया था? 1867 में, 1868 में, 1878 में, 1898 में। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था 1868 में, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला सवाल है। यहाँ पे आपको बहुत होमवर्क मिलने वाला है। आपको जैसे ही होमवर्क में देता हूँ वीडियो को रोकना है और होमवर्क का आंसर देना है। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ?
बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936 या 2000 में, 1912 में या 1963 में? तो बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1936 1 अप्रैल, ये भी याद रखें, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। और झारखंड 15 नवंबर है ना 2000 को झारखंड अलग हुआ बिहार से। चलिए, और बंगाल से बिहार अलग हुआ था 1912 में। ओके, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? इनमें से कौन राष्ट्रीय दल है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन 1 जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। कौन राष्ट्रीय दल है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि बहुजन समाज पार्टी ये है राष्ट्रीय दल। बाकी जनता दल यूनाइटेड ये राष्ट्रीय दल नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल ये राष्ट्रीय दल नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी ये सब राष्ट्रीय दल नहीं, क्षेत्रीय दल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयां नहीं है ना? राष्ट्रीय आय की गणना में तो कौन कौन सी है राष्ट्रीय आय गणना में जो कठिनाइयां होती है? दोहरी गणना की संभावना, मूल्य के मापने में कठिनाई, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल ये भी कठिनाई होती है राष्ट्रीय आय की गणना करने में, ये भी कठिनाई होती है, ये भी कठिनाई होता है, मतलब इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। सांप्रदायिक राजनीति आधारित नहीं है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित नहीं है बोला ना, सांप्रदायिक राजनीति आधारित नहीं है, धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, या बी और सी? तो बिल्कुल सांप्रदायिक राजनीति जो होता है वो धर्म पर आधारित है, लेकिन बोला नहीं है, मतलब कि जाति पर भी नहीं है और क्षेत्र पर भी, क्षेत्र पर भी नहीं है, यानी कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सांप्रदायिक राजनीतिक धर्म पर आधारित, किस पर आधारित नहीं है? तो सांप्रदायिक राजनीतिक जो होता है वो धर्म पर आधारित होता है। धर्म में तो ऑप्शन नहीं बोला, क्योंकि बोला नहीं है। ओके, अगला सवाल है। कौन व्यक्ति लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी थे? इनमें से कौन व्यक्ति है जो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी थे? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, या ये दोनों, या ओलंपिक धावक टीम स्मिथ जॉन कार्लस? तो सॉरी डियर, इसका ऑप्शन में मिस्टेक कर दिया था। तो आंसर देखो इसका क्या होगा? ऑप्शन इसका सी होगा। मतलब कौन लोकतंत्र के विरोधी थे? तो मार्टिन लूथर थे, महात्मा गांधी भी थे, यानी कि आंसर क्या होगा? ए और बी। लेकिन जेड गुडी जो इसके विरोधी नहीं थे। अगला सवाल पढ़ते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? पंच, सरपंच, प्रमुख, न्याय मित्र। तो ग्राम कचहरी का सरपंच होता है, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है कौन? सरपंच। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? इनमें से किसको जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? परिवहन को, कृषि को, बैंकिंग को, या औद्योगिक को? तो कृषि को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किसको? कृषि को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला सवाल पढ़ेंगे। NSSO का पूरा नाम क्या है? नेशनल सैंपल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशन सैंपल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? तो NSSO का पूरा नाम होगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे अंडरलाइन इसलिए आ गया क्योंकि कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर जो है एस को नहीं, कंप्यूटर जेड को समझता है, इसलिए लेकिन ऑर्गेनाइजेशन एस से भी होता है, जेड से भी होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अंडरलाइन हो गया। चलिए, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, या तो फिर महाराष्ट्र में? तो मरुस्थलीय मृदा का निर्माण जो है कहाँ है? राजस्थान में, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला है डॉक्टर मेधा पाटकर। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, किससे जुड़ी हुई है? गंगा बचाओ आंदोलन से, दून घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, साइलेंट वैली से? तो डॉक्टर मेधा पाटकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन क्या होगा? इसका सी होगा। अगला सवाल है। टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग किसमें होता है डियर? लगा दो आग पानी में, एकदम 100 का 100 आपको बनाना है। ओके मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, वाइट वाइट, चलो बताओ टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, या टीबी में? तो टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में, है ना? कैंसर के इलाज में टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल। मन्नार की खाड़ी किस देश के बीच स्थित है? आपके सिलेबस सही सवाल लिया गया डियर, ऐसा मत बोलना कि सिलेबस के हट के है। आप डिप्टी से पढ़ेंगे भारत श्रीलंका, भारत नेपाल, भारत चीन, भारत पाकिस्तान। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। आपका रिजल्ट जो है आप अपने से बताएंगे, अपने से खुद बताएंगे। कौन पेय फसल है? इनमें से कौन जो पेय फसल है? चाय, कॉफी, नारियल, या ए और बी? पेय फसल कौन है? तो पेय फसल है चाय और कॉफी, यानी कि आंसर क्या होगा इसका? डी, ये है पेय फसल। ओके, चलिए अगला सवाल बोलता है। किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता है? गंधक अम्ल, सोडा एश, नाइट्रिक एसिड, या DDS?
किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता है? तो गंधक अम्ल को बोलता है रसायनों का राजा। गंधक अम्ल को ही बोलते हैं H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं बैटरी का पानी जो होता है, ओके, जिसको तेजाब बोलते हैं। बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? तेजाब, तेजाब, ठीक है, ये होता है रसायनों का राजा। अगला सवाल है कितने बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ है? बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ है? 15, 20, 10। तो आंसर का 10%। ये परसेंट में दिया हो, कितने प्रतिशत में, है ना? यानी कि सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही हो गया। अगला सवाल है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टिन, लोहा, बॉक्साइड। तो पता है एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है? इनमें से कौन नकदी फसल नहीं है? इनमें से कौन है जो नकदी फसल नहीं है? चाय, कपास, चावल, तंबाकू। इनमें से कौन फसल है जो नकदी फसल नहीं है? तो चाय भी नकदी फसल है, कपास भी नकदी फसल है, तंबाकू भी नकदी फसल है। आंसर क्या होगा? सी। एक्चुअली नकदी फसल होता क्या है? जिस फसल का उगाया जाता है व्यापार के रूप में, जिस फसल का उत्पादन जो है व्यापार के उद्देश्य से उगाया जाता है। जैसे चाय का उद्देश्य क्या है? व्यापार करना, कपास भी, तंबाकू। तो ये तीनों का खास उद्देश्य है व्यापार करना। चावल तो खैर खुद भी खाना बेचना, लेकिन चाय उतना करता नहीं, बल्कि ज़्यादा बेचने के लिए ही, मतलब बिजनेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये चावल जो है नकदी फसल नहीं। तो याद रखें कौन कौन नकदी फसल है? चाय, कपास, तंबाकू। अगला सवाल है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो भारत के राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। आंसर इसका सी हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे, पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है? पेड़ पौधे में पाया जाने वाला हार्मोन, पेप्सिन, एड्रेनलिन, ऑक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। तो इनमें से ऑक्सिन है जिसको पादप हार्मोन कहा था, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, है ना, ये सब हो गया पादप हार्मोन। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर VI। ये फॉर्मूला होता है P बराबर VI। अब देखिए है यहाँ पे P बराबर VI नहीं है ना, ऐसा तो नहीं VI। चलिए तो अब इसको फिर हम आगे बढ़ाते हैं। एक फॉर्मूला पढ़ेंगे V बराबर IR, पढ़े ना ओम का नियम में, V बराबर IR। तो इस V के जगह पे रखते हैं IR, इस जो V है V के स्थान पर रख देते हैं IR, और ये तो पहले से I था जी, बिल्कुल। तो क्या हो गया? I²R। देखो है ऑप्शन में, अरे हाँ बिल्कुल, आंसर और क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए सवाल कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या? वाट घंटा, यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है यूनिट। क्या डियर? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? यूनिट है। अगला सवाल बोलता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली क्या बताती है? तो जब बाएं हाथ अंगूठा, ये तर्जनी, और ये है मध्यम फिंगर, और ये उसके बगल वाला, और ये है छोटी वाली उंगली। तो ऐसे तो ये जो अंगूठा है ना, ये विद्युत धारा पर, विद्युत बल की दिशा पर दर्शाता है। चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा कौन दर्शाता है? अंगूठा। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाता है यही तर्जनी है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी। और चालक में प्रवाहित विद्युत धारा ये मध्यम फिंगर, ठीक है, मध्यमा फिंगर। तो याद रखेंगे। तो तर्जनी की बोला गया तो आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। अगला सवाल है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का CaOH2, CaOCl2, CaCO3, CaHCO3। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। इसको ब्लीचिंग पाउडर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। अगला सवाल देखें यहाँ पे, बोलते क्या, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है? अब बोलो, मैं इसको बताया था याद करने का ट्रिक। जैसे बोलते हैं अम्ल बोलते तो लास्ट में क्या रहा? लारा, मतलब अम्ल जो है नीला को लाल करता है, चूंकि लास्ट में क्या रहा? लाल, नीला, ऐसे याद करें, नीला में लास्ट लारा। तो मतलब ये कौन करेगा? ये अम्ल का काम है, जो लाल को, अम्ल क्या कर, नीला को लाल करता है, लेकिन यह लाल को नीला कर रहा, तो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। क्षार जो है लाल को नीला करता है। चलिए शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान 6, 7, 8, 9। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? B। 7 जो होता है वो क्या होता है? शुद्ध जल का pH मान, ना तो अम्ल होगा ना तो क्षारीय होगा। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एनोडीकरण। क्या बोलते हैं यार? इसको बोलते हैं एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर। ओके चलिए, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जब जिंक हो गया
H2SO4, इससे अभिक्रिया किए तो ZnSO4 बन जाता है अलग से, और हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर निकलता है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, है ना। जब जिंक Zn और H2SO4 जब इससे अभिक्रिया किए तो ZnSO4 बन गया और हाइड्रोजन हो गया अलग, यानी कि आंसर क्या हो गया इसका, सी हो गया। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, स्पर्श द्वारा, जीव द्वारा, कूटपात द्वारा, मुंह द्वारा। तो अमीबा जो है अपना भोजन जो है कूटपात के द्वारा पकड़ता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। तो इनमें से जो है लाइपेज एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है। अगला है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, उसमें छेपी, संयोजन, अपचयन या उष्मा शोषी। तो इसका क्या आंसर होगा, श्वसन जो है उष्मा छेपी अभिक्रिया है। कौन सा, श्वसन जो है उष्मा छेपी अभिक्रिया है, ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, श्वेत, हरा, लाल, भूरा। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है हरा, क्या होता है, हरा होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल पढ़ते हैं जी, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, शाक सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन देखिए, उष्मा शोषी, उष्मा छेपी, उभयगामी या प्रतिस्थापन। तो शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना उष्मा छेपी कहलाता है, क्या होगा आंसर, इसका बी होगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो क्या इसका आंसर होगा, जब लाल तप्त पर आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो उस पर जो है Fe3O4 यौगिक जो है हमको प्राप्त होता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दूध से दही बनना ये रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ओके, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, इनमें से कौन सा पदार्थ जिसमें ज्वाला नहीं होता है। तो मोमबत्ती जब जलाता है उसमें ज्वाला निकलता है इस तरह से, है ना, इस तरह से ज्वाला निकलता है। केरोसिन तेल भी उसी तरह से होता है, मीथेन गैस, लेकिन कोयला में ज्वाला नहीं होता, ठीक है, कोयला जो जलता है ज्वाला से नहीं जलता। आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। आलू चिप की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, आलू चिप देखते हैं ना, चिप आलू या चिप होता है जो चिप खाते हैं, आलू वाले जो चिप खाते हैं हम लोग पैकेट में, तो थैली जो होता है उसमें फूला हुआ रहता है, उसमें कौन सी गैस रहती है, नाइट्रोजन। कौन सी गैस रहती है, यानी कि नाइट्रोजन गैस भरी होती है आलू चिप की थैली में। अगला सवाल है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, AgCl, है ना, AgCl, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत, हरा, लाल, भूरा। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत, कैसा होता है, श्वेत, यानी कि सफ़ेद होता है, यानी कि बोले तो वाइट होता है ना, सफ़ेद होता है या तो वाइट होता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों, क्योंकि मंडल को घोलने के लिए या क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से कोई नहीं, लेकिन सभी के लिए। तो मंड परीक्षण में जो हम लोग डालते हैं आयोडीन डालने से पहले हम लोग एल्कोहल में उसको उबालते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल जो है घुल जाए, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड निकलेगा, क्लोरीन गैस तथा आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, इनमें से आयरन लवण एवं जल बनता है। तो जब लौह चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नहीं होगा। चलिए, एक अवतल लेंस, अभी यहाँ पे साइंस के बाद सोशल हो जाएगा, उसके बाद मैथ का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक अवतल लेंस की शक्ति -2 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा, तो बराबर क्या होता है, 1/p होता है, दिया हुआ -2, ठीक है, -2 तो दिया हुआ रहेगा, चलिए ठीक है। तो ये मीटर में है, जब इसको भाग करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.50 ये आ जाएगा मीटर में, ठीक है, माइनस में। तो ये तो ऑप्शन दे रहा, लेकिन यहाँ पे एक और दे रहा, अगर इसको हम 100 से गुना करते हैं तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर होगा। पता क्या चला कि इसका दोनों आंसर है, ठीक है ना, दोनों आंसर है। चलिए अगला सवाल बोलता है, यदि एक तार 15 मिनट में 450 कूलम आवेश प्रवाहित करे तो धारा का मान क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है जी, IT फार्मूला, तो क्यू बराबर IT फार्मूला होता है। तो हमको निकालना है धारा ना I निकालना है, तो QIT फार्मूला फिर बन जाएगा, T को इधर भेज दीजिएगा। तो कूलम 450 है और ये टाइम कितना है, 15 मिनट,
कितना है 15 मिनट। मिनट को बदलना हमको सेकंड में, तो 60 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, 15 छक 90 यानी कि 900 सेकंड। तो एक एक जीरो कट गया, 45 दूना 90, बोले तो 1/2, 1/2 बोले तो 0.5 एम्पियर है ना जी, 0.5 एम्पियर। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो गया। चलिए बोलता है इनमें से निम्न से कौन मानव में मादा जनन तंत्र भाग है। मानव में अंडाशय, गर्भाशय, डिम्बवाहिनी या इनमें से सभी। तो मानव में मादा जनन तंत्र का भाग है वो सभी के सभी है, ठीक है, सभी के सभी तीनों भाग जो यहाँ पे हैं वो मादा जनन तंत्र का भाग है। अगला निर्वात में प्रकाशित चाल कितनी होती है, आपको पता है निर्वात में प्रकाशित चाल 3 × 10⁸ ये पावर है जी, पावर यहाँ पे ओ माय गॉड नीचे हो गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये है निर्वात में प्रकाशित चाल। अगला सवाल है ओम का नियम निहित नहीं है। ओहो, मतलब कि ओम का नियम किसमें नहीं, इनमें से 3 है जो ओम का नियम को फॉलो करता है, एक जो नहीं करता। V = IR, देखिए है जी, बिल्कुल है यहाँ पे। तो I कैसे निकालेंगे डियर, V/R कर देंगे, है I बराबर V/R जी, है ये भी है। चलिए तो एक R क्या बन जाएगा, R बराबर क्या जाएगा V/I, R बराबर है V/I, देखिए यहाँ पे। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं आता है, R बराबर I/V नहीं होता, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन जो इसका होगा वो ए सही आंसर होगा। चलिए तो अगला सवाल पढ़ते हैं। लैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है, लैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, असमसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, इनमें से सभी। तो लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अलैंगिक जनन में समसूत्री और असमसूत्री दोनों होता है, अलैंगिक जनन में। अगला सवाल है कौन सा आधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया था, आधातु तो ब्रोमीन है आधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया है। और अगर धातु बोलता तो क्या था, पारा यानी कि मरकरी जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया था। कौन सा रक्त समूह सभी से रक्त ले सकता है, इनमें से कौन सा रक्त समूह है जो सभी से ले सकता है, तो वो है कौन, रक्त समूह AB। AB जो रक्त समूह है इसको रक्त ग्राही बोलते, क्या बोलते हैं, रक्त ग्राही, मतलब सबसे रक्त ग्रहण करेगा। और O जो है इसको रक्त दाता बोलते, क्या बोलते हैं, रक्त दाता, सभी को दान कर सकता है। कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है जी डियर, डायोप्टर क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। जूल क्या है, ऊर्जा के मात्रक है। वाट क्या है, शक्ति का मात्रक है। अर्घ क्या है, कार्य का मात्रक भी अर्घ्य बोला जाता है यहाँ पे। ओके चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः किससे व्यक्त किया है, कैंडेला से, जूल से, एम्पियर से, एंगस्ट्रम। तो मैं आपको बताया था तरंगदैर्घ्य का जो व्यक्त करने का तरीका है वो एंगस्ट्रम। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है, या तरंगदैर्घ्य को किससे व्यक्त किया जाता है, एंगस्ट्रम से। और आपको पता हो जाएगा 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻−10 मीटर इतना होता है ना, 1 एंगस्ट्रम बराबर, ठीक है। चलिए अगला देखो, मैथ का सवाल शुरू हो गया। बोलता है कि कितने गुणनखंड है, तो इसको तोड़ेंगे, इसको 5 5 5 5 करेंगे, तो 5 से करेंगे 5, एक कट जाएगा, फिर क्या करेंगे 11 करेंगे, 11 × 11 0 11 × 11, तो 3 हुआ ना, 3 इसके आगे और कुछ कटेगा नहीं, तो 3 गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है। चलिए अगला सवाल बोलता है ये परिमेय है क्या अपरिमेय डियर, तो आपको पता है ये √3 क्या है, अपरिमेय। तो √3 के अपरिमेय के साथ कोई परिमेय संख्या जुड़ जाए चाहे घट जाए वो भी बन जाता है अपरिमेय, क्या बनता है, अपरिमेय। अगला है 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या, तो 3 से बड़ी तो 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है और 13 भी, कुछ भी ले लो, और इसका वर्ग करना पड़ेगा, इसका वर्ग है। तो 5 का अगर वर्ग करते कितना था, 25 होता है, और 25 को 6 से डिवाइड करते हैं 6 से, तो 6 × 24, एक तो शेषफल बच जाएगा। आप कोई भी संख्या ले लो, 13 का स्क्वायर ले लो 169 होता है, इसको भी करेंगे 24 से गुना, देखेंगे 6 से गुना, भाग करेंगे, सॉरी 6 से नहीं बोल रहा, 6 से बोल रहा, तो 6 × 12, 6 × 12 कितना गया 4, 6 8 48, देखिए एक बचा ना, तो शेषफल हमेशा एक बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, शेषफल एक बचेगा। चलिए बोलता है क्या कि दिया हुआ है ये बहुपद, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पे b कितना -1 है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस +1 यानी कि कितना गया 1 आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। बोलता कौन द्विघात समीकरण कौन है, मतलब द्विघात वाला, 2 घात वाला कौन है। देखो इसमें 2 घात है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसको जब बनाओगे ना तो क्या बनेगा, देखिए ये एक स्क्वायर है, ठीक है, x² + 3 बराबर x², तो कट जाएगा। ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये है, ये स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है, ये है द्विघात समीकरण। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अगला बोलता है क्या, बोलता है कि
दो शून्य दे दिया है, √7 + 7 प्लस रूट प्लस 7 रूट प्लस -7 रूट, सॉरी -7 रूट प्लस 7 रूट। तो तीसरा क्या होगा, तो देखो आप ये त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है, फॉर्मूला होता है। तो अल्फा दिया हुआ है √7 और बीटा दिया हुआ है √7 और गामा को पता नहीं, तो b कितना है, b देखो कितना है, ये तो इस स्क्वायर वाला को क्या बोलेंगे, b बोलेंगे, तो -1 और a कितना है 1 है, तो ये दोनों तो गया काम से, तो बीटा वाला क्या हो जाएगा -1 है, क्या हो जाएगा इसका तीसरा रूप, तीसरा जो है शून्य क्या होगा -1 होगा। अगला बोलता है क्या, घात बताइए, घात सबसे बड़ा पावर कौन है, 2 है, सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 ही तो है। चलिए बोलता है क्या कि x से बराबर 1, तो इसका इतना बराबर 0 इतना बराबर 3। देखिए इसको फिर से समझ लो, मैं इसको तो बताया हूँ एक दो बार, आप फिर से समझ लो। तो कैसे ए बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस x का वैल्यू ना इसमें पुट करो, तो देखो 1 का स्क्वायर 1 + a बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2 + a बराबर 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा -2, एक तो हमारा यहाँ पे आ गया। चलिए यहाँ पे बैठा थे 1 का, x का वैल्यू यहाँ बैठा थे b गुना 1 का स्क्वायर प्लस b गुना 1 + 3 बराबर 0, तो b + 3 बराबर 0, तो 2b बराबर कितना हो जाएगा -3 और b बराबर हो जाएगा -3/2 हो गया। अब बोलता है क्या ए बी निकालने बोलता है, ए बी तो कर दो गुना, a कितना है 2 आया -2 आया, ठीक है, अब b कितना आया -3/2 आया, तो गया काम से, तो माइनस +3 क्या हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। मूलों का गुणनफल निकालना मतलब अल्फा इंटू बीटा निकालना है, क्या होता है c/a फॉर्मूला होता है, c कितना है 3 क्या है c है और a कितना है 4 है, तो 3/4 है, कोई दिक्कत इसमें, आराम से सवाल बन रहा है। चलिए अगला सवाल बोलता है द्विघात समीकरण में, ये स्क्वायर दिया यार गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, मूलों का गुणनफल एवं योगफल का अनुपात, तो यो गुणनफल निकालो पहले अल्फा इंटू बीटा और अनुपात बोला ना, तो अनुपात कर लेंगे पे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है c/a होता है फॉर्मूला, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है -b/a होता है, तो अनुपात ऐसे निकालते हैं ना, c का वैल्यू कितना दिया हुआ डियर, देखो 3 दिया हुआ 3/2, एक अनुपात 1 का 2 दिया हुआ, अब -b का कितना दिया, -b का दिया -5 और यहाँ भी माइनस, तो +5 हो गया, और ये कितना a का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 का होगा कट जाएगा 3:5, कितना होगा 3:5 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल बोलता है यदि कोई संख्या की इकाई अंक y हो और दहाई अंक x हो तो अंकों को पलटने पे कौन सी संख्या बनती है, तो दहाई अंक से हमेशा 10 से गुना रहता है, जैसे लिखता हूँ मैं 42, तो 42 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 10 + 2, तो ये इकाई है, ये दहाई, दहाई देखो 10 से गुना होगा, तो दहाई कौन है 10x है, x से बोल रहा, तो क्या करेंगे 10x, और इकाई कौन है y, ये संख्या बना। अब इसको बोलता उलटने पे इसका अंक जो है पलट देंगे, मतलब कि y की जगह पे h कर दो और x की जगह पे y कर दो, क्या हो गया आंसर, ऑप्शन ए हो गया 10y + x। इसको बोलते हैं ये आलेख कैसा होगा, जब आप इसको ना x का वैल्यू पुट करो किसी एक में, है ना, देखो मैं बताता हूँ शॉर्टकट में, आप x का वैल्यू कुछ मानो तो y का वैल्यू निकल जाएगा, फिर y का वैल्यू कुछ मानेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, और जब आप इसको ग्राफ में बनाओगे तो वो रेखा बनेगा सरल, मतलब कि जैसे ही बनेगा ना, जैसे भी ग्राफ बनेगा वो जो लाइन बनेगा वो सरल बनेगा, ठीक है। चलिए बोलता क्या कि k के किस मान के लिए इस समीकरण का मूल समान है, मूल समान बोले तो b² - 4ac बराबर 0, ठीक है, तो b का वैल्यू कितना है 3k, तो 3k का स्क्वायर कर लेते हैं -4, a का वैल्यू कितना है 9 है, c का वैल्यू 4 है बराबर 0, तो 3 × 9 स्क्वायर माइनस 9 तक 36 4 तक 16 16 9 144 कर दो डायरेक्ट यार बराबर 0, तो 9 के बराबर 144 स्क्वायर, तो क्या करेंगे यहाँ पे के स्क्वायर बराबर क्या करेंगे 144/9 और के बराबर हो जाएगा 144/9 का वर्गमूल प्लस माइनस में, तो कितना हो जाएगा 12/3, 3 चौके 12 प्लस माइनस, लीजिए क्या हो गया आंसर इसका सी हो गया। चलो बोलता कि सार में अंतर लीजिए ना, एक दूसरे को इससे से माइनस कर दीजिए, देखिए 9 में से 8 घटेगा तो 1 और 3 में से 2 घटेगा तो 1, 1.1, किसी को भी अंतर करोगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ शर्त है कि वो होना चाहिए एपी में, और एपी दिया होता है। ये बोलता कौन एपी में है, कौन समांतर श्रेणी में है, तो मतलब क्या देखना पड़ेगा हमको, डिफरेंस देखना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। देखो 2 का डिफरेंट, 4 का डिफरेंट, 8 का डिफरेंट, ये बड़ा गड़बड़ हो रहा। 2 का डिफरेंट कितना हो गया बाप रे, 6 का डिफरेंट ज़्यादा, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा डी होगा। कैसे देखो आप करके देख लीजिए, इन दोनों को देखते हैं तो 2 माइनस क्या करें, हमेशा क्या करना पड़ता है, डिफरेंट के लिए घटाना पड़ता है, तो 2 कितना हो गया 4 हो गया। इस तरह से इसको भी करेंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा। लगातार सम संख्याओं का योग, फॉर्मूला होता है
एन सम संख्या का लगातार इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन, ये होता है सम संख्या का फॉर्मूला। और बोले अगर प्राकृतिक संख्या तो एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, ठीक है। और विषम बोले तो एन का स्क्वायर, ठीक है। चलिए बोलता क्या, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का योग। तो कैसे निकालेंगे, वही करना एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, चूँकि ये बोला प्राकृतिक संख्या तो यही यूज करेंगे। 200 गुना ये क्या होगा, 200 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 200 1 हो जाएगा बटे 2, कितना हो जाएगा 100, तो गुना कर दो 201 को 100 से गुना करें तो 21 20 100, क्या हो गया इसका आंसर, सी हो गया। अगला बोलता है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाइयाँ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो मैं बताया था अगर ऊंचाई दे दे, है ना, संगत ऊंचाई दे दे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, ओके। तो ये सवाल मेरे ख्याल से मिस्टेक है, ये जो 4 9 ये 6 9 होगा, 6 9 तो नहीं होगा, 4 9 अगर करते हैं तो क्षेत्रफल बोलता है ना। तो मैं बताया था जब ऊंचाई दिया रहे, भुजा दिया रहे तो क्या करना, उसको वर्ग करना पड़ता है। तो 4 का 16 9 का 81, तो ये तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला बोलता है क्या कि कौन, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, त्रिभुज समकोण है ABC, ठीक है। तो AB दिया हुआ है 6√3 और BC दिया हुआ है, BC दिया 6 और AC दिया 12, तो ये 12 जन है, ये कर्ण है। जब इसको बनाओगे ना तो ये दो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये दोनों के स्क्वायर के जो 12 के स्क्वायर जोड़ के बराबर आएगा। आगे बोलता है यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर छूती है, तो एक बिंदु पर छूती है उसको बोलते हैं क्या, स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा कहलाएंगे। चलो दो वृत्त बाह्य स्पर्श करें, उनकी त्रिज्याएं 11 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, एक वृत्त यहाँ पे है, एक वृत्त यहाँ बाह्य स्पर्श कर रहा, ठीक है। तो एक वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे 11 सेंटीमीटर, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो बोलता है दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, तो एक केंद्र यहाँ पे बन रहा, एक केंद्र यहाँ पे बन रहा, तो कितना हो गया दूरी, 11 6 17। अगला बोलता है कि अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री होता है, आपको पता है, बहुत बताया, अर्धवृत्त का कोण जो है 90 डिग्री का होता है। अगला बोलता है साइन ए का वैल्यू क्या होता है, तो साइन ए का मान पता है आपको, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। तो 0 से शुरू हुआ 1 तक जाके खत्म हो गया, तो सदा 1 से कम या बराबर, जी 1 से कम रहेगा, ये तो बराबर रहेगा, ठीक है। यानी आंसर क्या होगा इसका, ए होगा, बाकी सब और ऑप्शन नहीं होगा। कौन है इनमें से बताओ तो क्या करेंगे, देखो √3 कट गया तो क्या बचा 2, cos 92 होता है, कभी नहीं होता है, cos 62 भी नहीं होता है, sec 30 होता है, sec 30, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है 1/, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, cos 31 बिल्कुल cos 31 हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 और cos इसका जस्ट उल्टा होता है, तो 2 ऊपर चल जाएगा और 1 आ जाएगा नीचे, यानी कि 2/1 यानी कि 2। अगर बोलता है इनमें से कौन सत्य है, सत्य कौन है, तो देखिए इन दोनों का वैल्यू कभी बराबर होता है, कभी बराबर नहीं होता है, ठीक है। आगे है cos 30 और sin 30, इसका वैल्यू बराबर होता नहीं होता है, cos 60 sin 30 बिल्कुल इसका वैल्यू बराबर होता है, sec 30 और cos 31 नहीं, इन दोनों का वैल्यू जो है अलग, cos 31 का भी तो वही बताते 2 आता है और sec 30 का वैल्यू क्या होगा, तो sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, तो होगा नहीं बराबर। चलो किसका मान sin थीटा बराबर tan थीटा के है बराबर है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि sin 0 का वैल्यू भी 0 होता है और tan थीटा यानी कि tan 0 का वैल्यू भी क्या होता है 0 होता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला बोलता है कि 1/1 - cos पावर 4 थीटा कैसे बनाएंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a + b इंटू a माइनस b, ठीक है। तो क्या करेंगे स्क्वायर यहाँ पे b में, तो 1 + cos तो रहेगा, 1 - cos स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन में दिख रहा है। आंसर क्या होगा इसका, बी हो जाएगा। एक आदमी 6 मीटर पूरब की दिशा में और फिर बाद में उत्तर की दिशा में चलता है, तो यहाँ पे ये मान लीजिए डायरेक्शन है पूरब पश्चिम, तो 6 मीटर गया पूरब की दिशा में और फिर उत्तर चला गया 8 मीटर, तो बोलता कितना दूरी है पहले से, है ना, वह आदमी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, तो अब यहाँ पे पहुँच गया प्रारंभिक बिंदु से कहाँ है, तो ये करने बन गया ना, ये करने बन गया यानी कि पाइथागोरस का नियम बन गया, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर जो है दूरी में है, करने निकालोगे ना 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो आ जाएगा 100 का 10। ये सवाल देखो तो बोलता क्या ABCD में ये दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसको क्या करेंगे, इसका क्या करते हैं हम लोग, देखो
ये भुजा दिया हुआ है। क्षेत्रफल ABC और क्षेत्रफल DEF का अनुपात क्या होगा? तो अनुपात निकालने का रूल क्या जानते हैं कि उनके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे वैसे ही कर देंगे, जब भुजा दिया हुआ हो और क्षेत्रफल पूछे तो क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 3 3 9 5 5 25 है ना डियर। तो क्या होगा 9 25, आंसर इसका क्या हो गया C हो गया। अगला बोलता है क्या कि एक 500 को फेंकने पर 6 से कम 6 आने की प्रायिकता। कम से कम मतलब 1 2 3 4 5 6, कम से कम 6 मतलब कि 6 से कम ना रहे। 6 आ जाए चलेगा लेकिन 6 से कम ना रहे। कम से कम 6 का मतलब ये समझ रहे हैं कि कम से कम 6 का मतलब 6 आ जाए, 6 से कम ना आए। 6 से ज़्यादा जितना भी आ जाए, तो 6 से ज़्यादा तो कुछ नहीं आएगा, 6 आ सकता है, यानी कि 1/6 क्या आ जाएगा 1/6 हो जाएगा। अब आ गया आपका हिंदी का सवाल, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर। 10 सवाल है टोटल मिला के। कौन द्विगु समास है? द्विगु समास में जिससे संख्यावाचक का बोध होता है और वो है नवग्रह। क्या होगा आंसर क्या होगा 9 से पता चलो 9। अच्छा चतुर्भुज को मत बोलना है, चतुर्भुज है बहुव्रीहि समास, ठीक है, तो आंसर याद रखना। तो आंसर क्या हो गया इसका नवग्रह हो गया द्विगु समास। अगला बोलता चिड़िया पेड़ से उड़ गई। कहाँ से? पेड़ से। तो पेड़ अलग चिड़िया अलग, अपना अपना घर। तो चिड़िया पेड़ से उड़ गई मतलब ये आपादान, क्या है ये आपादान कारक है डियर। अगला बोलता इनमें से कौन स्त्रीलिंग नहीं है? मतलब कि 3 है जो स्त्रीलिंग है और 1 जो है पुल्लिंग है। तो अभिलाषा पढ़े मेरी अभिलाषा, ठीक है, ये सही स्त्रीलिंग है। अब चावल पढ़े यहाँ की चावल है ना, भारत की चावल, ये भी स्त्रीलिंग है। परीक्षा मेरी परीक्षा हो रही, ठीक है। लेकिन अपराध ये तुम्हारा अपराध है, तुम्हारे अपराध नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारा अपराध है, तुमने अपराध किया, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन C। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, सब यही बोलेगा कि तुमने अपराध किया है ना, तुम मेरा अपराध हो, ये तुम्हारा अपराध है। ये देखो छात्रा ज्ञास्त्र, ये कौन सा क्या है ये? तो ये है संयुक्त व्यंजन। क्या है डियर? संयुक्त व्यंजन है, संधि नहीं बल्कि व्यंजन है। अगला बोलता है इनमें से कौन प्रत्यय का उपसर्ग है? प्रत्येक का उपसर्ग कौन है? तो प्रत्येक में प्रति जोड़ एक जुड़ता है तो प्रत्येक बनता है, ठीक है। तो क्या हो गया इसका आंसर उपसर्ग हो गया प्रति। ओके डियर। अब देखो इंग्लिश का सवाल आ गया, बोलता क्या ही सेज आई एम गोइंग टू पटना। एक्चुअली इसको नरेशन में चेंज करना, ठीक है। ही सेज आई एम गोइंग टू पटना, तो क्या होगा ही सेज है तो सेज रह देंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। ही सेज तो ही हो गया, तो ये तो आई ही लिख दिया। ही इज, अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट में है ना, ये वाला सेज प्रेजेंट में है तो इसका कुछ भी नहीं चेंज करेंगे, मतलब कि टेंस में बदलाव नहीं करेंगे। ही इज गोइंग टू पटना, क्या हो जाएगा ही इज गोइंग टू पटना। चलो सवाल खत्म हो रहा। अब ही वेंट टू विलेज ऑन फुट, क्या होगा ही वेंट टू विलेज ऑन फुट, पैदल गया, वो गांव जो है पैदल गया। शी इज फॉन्ड ऑफ, याद रखें शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग द रामायण, वह रामायण पढ़ने के शौकीन है। फॉन्ड ऑफ, ऐसे फॉन्ड ऑफ बना सकते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग यू, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग यू, आई एम फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू, है ना, या आई एम फॉन्ड ऑफ मिसिंग यू, ठीक है। शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना। आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग मैंगो, आई एम फॉन्ड ऑफ रिमेम्बरिंग माई लेसन डे बाई डे, रोज रोज, है ना। तो फॉन्ड ऑफ के साथ यहाँ पे लगता है प्रीपोजिशन। आई हेल्प द ओल्ड वोमैन, ये एक्टिव से पैसे बनाना है, तो ओल्ड वोमैन क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, तो द ओल्ड वोमैन हो गया। और ये हेल्प्ड है ना, तो वाज लगाएंगे, ठीक है, वाज, बीइंग नहीं, बीइंग लगेगा रहा रही वाला में, ई जब आर जब आई एन जी रहेगा तब बीइंग लगेगा, ठीक है। तो द ओल्ड मैन वाज हेल्प्ड बाई मी, क्या हो जाएगा द ओल्ड मैन वाज हेल्प्ड बाई मी। देखो यहाँ पे हेल्पिंग लिख दिया, वाज तो गायब कर दिया, हैज बीन तो होगा नहीं, हैज बीन नहीं होगा। आखिरी सवाल, मैं सोमवार से अनुपस्थित हूँ, मैं सोमवार से अनुपस्थित हूँ। पता क्या चल रहा है कि काम पहले हुआ था और अभी तक अनुपस्थित हूँ। मैं सोमवार से अनुपस्थित हूँ मतलब जो काम पहले किए थे अभी तक चल ही रहा है। तो आई हैव बिन, ठीक है, ये दोनों होगा नहीं। आई हैव बिन अब्सेंट सिंस लास्ट मंडे, ठीक है, यहाँ पे आई हैव बिन अब्सेंट सिंस लास्ट मंडे। अच्छा हैव, यहाँ पे आई है ना तो हैज नहीं लगेगा बल्कि हैव लगेगा, ठीक है। तो आंसर होगा ए, आई हैव बिन, यहाँ पे लिखा हुआ हैज़, तो हैज़ तो होता नहीं, आई के साथ क्या लगता है डियर, आई के साथ लगता है हैव, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे फटाफट आप लोग को कमेंट करने का वक्त आ गया कि फटाफट कमेंट करो कि 100 क्वेश्चन में कितना सवाल बनाए हो। बहुत मुश्किल से इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जब अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो टाइम मेरा हो गया 2:03।
रात के। ओके डियर, सो इसको लाइक तो करना भूलना मत, अपने दोस्तों को शेयर करना। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप तो इतना तो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना आंसर जरूर बताना कि 100 में कितना सही रहा और कैसा लगा, पढ़ के मजा आया। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।